पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी करके उन बच्चों को माफ करने की बात कही जिन्होंने जंतर मंतर पर उन्हें अपशब्द कहे थे। कहा कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं, मैं बच्चों को अदालत के चक्कर नहीं कटवाना चाहता। बचपन में गलतियां होती हैं, मैं आपके आक्रोश को समझता हूं। पीएम मोदी ने दांत और जीभ का उदाहरण देते हुए कहा कि कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। पीएम मोदी ने बच्चों से मिलकर के देश को आगे बढ़ाने की अपील भी की। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को 17,900 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर में दोपहर 3:30 बजे स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र नवंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक मैसूर यात्रा के याद में बनाया गया था। 81,000 वर्ग फुट में फैला ये सेंटर युवाओं के व्यक्तित्व विकास और करियर की तैयारी की सुविधा मुहैया कराएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर हमला कर दिया है। फायरिंग में छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने किल्लाम इलाके में 2 मजदूरों को निशाना बनाया। गंभीर रूप से घायल दोनों मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को अनंतनाग रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर के एलजी मनोज सिन्हा ने सख्त आदेश जारी किए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को ऑर्डर दिया कि पूरे इलाके की कड़ी घेराबंदी की जाए और सर्च ऑपरेशन चलाकर के आतंकियों को मार गिराया जाए। अब कुलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और बीती रात सुरक्षा के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ गाड़ियों की चेकिंग करते हुए नजर आए। इस दौरान हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की गई और साथ ही सभी से पूछताछ की गई। दिल्ली 2020 दंगे के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन सहित 5 दोषियों को कड़कड़डुमा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त दोषी ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था। सजा के ऐलान से पहले जज ने कहा था कि ये बहुत गंभीर घटना थी। इस घटना ने समाज को झकझोर दिया था और सोचने पर मजबूर कर दिया था। अंकित शर्मा की बॉडी को जानवरों की तरह जोड़ा गया था। कोर्ट ने कहा कि अपराध को अंजाम देने के लिए तरीका बेहद क्रूर था। आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा के ऐलान के बाद से ताहिर हुसैन का बयान सामने आया। कोर्ट से बाहर जाते वक्त ताहिर हुसैन ने कहा कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हमें हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। ताहिर ने कहा कि देर है अंधेर नहीं, हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, ये मैच फिक्स था। ताहिर हुसैन को सजा के ऐलान के बाद से राजनीति तेज हो गई है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने ताहिर हुसैन को पीड़ित करार दिया और कहा कि उसे गुनहगार साबित कर दिया गया है। इंसाफ नहीं हुआ है, अगर इंसाफ हुआ होता तो आज कपिल मिश्रा को उम्र कैद होती। शोएब जमई ने ताहिर हुसैन के मामले में आम आदमी पार्टी पर घटिया राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। ताहिर हुसैन की उम्र कैद पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है। ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने ताहिर हुसैन का समर्थन किया। कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने के बाद वो जनता से सामने आए और ताहिर पर अपनी पार्टी की राय रखी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि ये तो बस न्याय की शुरुआत है। कपिल मिश्रा ने ताहिर हुसैन के हाईकोर्ट जाने पर भी रिएक्ट किया और कहा कि हाईकोर्ट में ताहिर हुसैन को फांसी की सजा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी नेता ने कहा कि जिस बेरहमी से आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या की गई थी उसे कोई भूल नहीं सकता है। संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को अपराध बताने वाले बिल के पास होने के बाद मुस्लिम संगठन सवाल उठाने लगे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या फिर गाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में किसी दूसरे को साझी नहीं ठहरा सकता। वंदे मातरम में कुछ हिस्से इस्लामी आस्था के अनुरूप नहीं है, इसलिए किसी भी मुसलमान को इस गाने या फिर स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद परिसर में विपक्ष ने नाटक करके बीजेपी भड़क गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष सोची समझी रणनीति के तहत सनातन धर्म और साधु संत के अपमान कर रहा है। इसके अलावा विपक्ष ने हमारे साधु संत को चोर दिखाने की कोशिश की। अपमान नहीं है तो फिर क्या है? जिसने चोरी की वो जेल में है, लेकिन आप सनातन और भगवा को गाली देंगे, ये नहीं चल पाएगा।
समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा ने कहा कि हमने सांकेतिक तौर पर चंदा चोरी के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। जो चंदा चोरी हुआ उसे रोकना सभी राजनीतिक सनातनियों का विपक्ष की जिम्मेदारी है। हमारी अपील है कि प्रधानमंत्री आए और इस मुद्दे पर जवाब दें। रुचि वीरा ने आरोप लगाया कि जिस भगवान राम के नाम पर बीजेपी वजूद में आई है, आज उन्हीं भगवान को ये बेच रहे हैं। कर्नाटक में सोमवार को डीके शिवकुमार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक 18 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित विधायकों के नाम भी सामने आ चुके हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि लिंगायत समुदाय से एसएस मल्लिकार्जुन समेत 4 मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा नागेंद्र अजय सिंह, रिजवान श्रीनिवास माने, यशवंत पाटिल, लक्ष्मी हेबलकर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक अहम बैठक की, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर चर्चा की गई। अभियानों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दिल्ली में 2 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडिंग करने और हॉट एयर बलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक असामाजिक तत्व या फिर आतंकवादी ऐसे हवाई साधनों का इस्तेमाल कर आम लोग, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एहतियाती कदम उठाया गया है। वाराणसी में वीवीआईपी मूवमेंट और त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हाई मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें एनएसजी कमान सहित कई सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। ये मॉक ड्रिल पुलिस लाइन हेलीपैड से शुरू होकर सर्किट हाउस, काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ धाम तक के पूरे रूट पर की गई है। यूपी के बलरामपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। मृतक के पति पत्नी समेत 3 साल की एक बच्ची और 10 महीने का एक बच्चा शामिल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम आसपास के लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस को घर से तमंचा भी मिला। पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद ही इस पूरे मामले में तस्वीर साफ हो पाएगी। लखनऊ में नाली के विवाद में 2 पड़ोसियों में हुई खूनी झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दोनों तरफ से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में देर रात मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर धू-धू करके लपटें उठने लगी। खबर फैलते इलाके में दहशत की वजह से घरों से बाहर निकल आए लोग। जानकारी मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आधे घंटे की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। गुजरात के वडोदरा में हुई लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। कई इलाकों में जल भराव से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। कुछ इलाकों से दुकान और घरों में पानी घुसने की भी खबर सामने आई। वलसाड़ में दमकल विभाग की टीम ने बाढ़ के पानी के बीच एक पुल पर फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया। बीती रात चलाए गए इस ऑपरेशन में बचाए गए सभी लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित किनारे लाया गया। जानकारी के मुताबिक बचाए गए लोग घूमने के इरादे से पुल पर गए थे, जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां पर फंस गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीती शाम हुई तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बारिश की वजह से कुछ जगहों पर पानी भी लग गया, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी हुई। बारिश के बीच कुछ लोग मस्ती करते हुए भी नजर आए। दिल्ली में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा कारणों और यातायात को सुचारू करने के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। इस दौरान कांवड़ यात्रियों के लिए दूसरे पारंपरिक मार्ग खुले रहेंगे। झारखंड के देवघर में कांवड़ मार्ग पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नमो सेवा शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में भोजन के साथ भी रुकने की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर निशिकांत दुबे ने कहा कि सेवा और समर्पण की ये सीख हमें प्रधानमंत्री से मिले हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक स्टिल्थ फाइटर जेट F-35B क्रैश हो गया। सैन डिएगो के मिरामा एयरबेस के पास हुए क्रैश को तुरंत बाद आए एक मोबाइल वीडियो में विमान से उड़ता काला धुआं गुबार नजर आया। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के मुताबिक विमान का पायलट हादसे से पहले बाहर निकलने में कामयाब रहा और फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। $109 मिलियन का F-35B एडवांस स्टिल्थ फाइटर जेट के कई वर्जन में से एक है। इसका इस्तेमाल मरीन कॉर्प्स, नेवी, एयरफोर्स में होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बोट ऑफ पीस को बड़ी कामयाबी मिली है। गाजा में हमास और दूसरे गुट हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गए। बोट ऑफ पीस के तहत मध्यस्थता करने वाले देश मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका ने ऐलान किया है कि हमास ने गाजा पट्टी में अगले चरण के सीजफायर को लागू करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप पर अपनी सहमति दे दी।
इस योजना में खास बात यह है कि पहली बार हमास ने आधिकारिक तौर पर अपनी सभी हथियार छोड़ने के लिए एक व्यावहारिक योजना पर काम करने का वादा किया, जिसके बाद इजराइल भी अपनी सेना को गाजा पट्टी से हटा लेगा। हमास के हथियार छोड़ने के ऐलान के बावजूद गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजरायली वायुसेना ने सेंट्रल गाजा के नुसरत पर जबरदस्त हवाई हमला किया, जिसमें 10 फिलिस्तीनी घायल हो गए। इजरायली एयरफोर्स ने एक इमारत को टारगेट करके बमबारी की और उसे तबाह कर दिया। धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। इजरायली सेना ने फिलहाल हमले पर किसी तरह का बयान जारी नहीं किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे 2 ऑयल टैंकर्स को उड़ाने का दावा किया। ईरानी मीडिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चलते हुए एक ऑयल टैंकर को वीडियो जारी करते हुए बताया कि हमले के बाद 4 जहाज वापस लौट आए। हालांकि ईरानी मीडिया ने यह नहीं बताया कि जहाजों पर किस देश का झंडा लगा था और न ही ये बताया कि हमले में कितने लोग मारे गए हैं। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में शुक्रवार को दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ। जूडो में भारत को 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला। इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने पहली बार जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की अस्मिता डे ने 48 किलो भार वर्ग में गोल्डन दांव लगाया। हर्ष सिंह ने 7 किलो भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ड्स को हरा करके गोल्ड मेडल जीत लिया। कॉमनवेल्थ में भारत अब तक 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पॉइंट टेबल में 10वें स्थान पर है। कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन भारत को जूडो में सिल्वर मेडल मिला। भारत की यामिनी मौर्य 57 किलो भारी वर्ग में गोल्डन मेडल जीत चुकी हैं। इंग्लैंड के एलिसिया चोपड़ा से हार करके यामिनी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला कांटे की टक्कर का है। निर्धारित समय तक मुकाबला बिना किसी स्कोर का रहा, जिसके बाद मैच गोल्डन स्कोर में चला गया। गोल्डन स्कोर में एक समय यामिनी गोल्ड मेडल के काफी करीब थी, लेकिन पेनाल्टी की वजह से यामिनी को मैच गंवाना पड़ा। जैवलिन थ्रो में भारत को निराशा हाथ लगी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल में मजबूत दावेदार नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। श्रीलंका के रोमेश पथिराजे ने 89.75 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं नीरज चोपड़ा 85.83 मीटर जैवलिन फेंक करके दूसरे नंबर पर रहे।